गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीपी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया सेशन शुरू होने वाला है और सेशन जो शुरू हो रहा है उसका नाम बहुत ही शानदार है, दिव्य दृष्टि। जैसा कि आप फर्स्ट स्क्रीन जो है ये आप देख भी रहे हो, जिसपे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बारे में जो बताने आ रहे हैं उनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। उनका नेम है निकिता रांदेरिया और अभी वो अनमैरिड हैं, लेकिन डायमंड डायरेक्टर हैं, सूरत से बिलोंग करते हैं। और बाकी तो सारी डिटेल्स वो अपने बारे में वो खुद ही बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, इन्होंने अपनी पढ़ाई फिनिश करने के बाद वेस्टीज में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा और कुछ ही समय में इनका पे आउट आना शुरू हो गया और आज बढ़ते बढ़ते वो 63,000 प्लस, यानी कि 64,000 के करीब जो है इनका पे आउट पहुंच चुका। देखिए स्क्रीन पे दिख भी रहा है 63,855 रुपया। तो एक ऐसी लड़की जो 63,855 रुपए महीने की इनकम क्रॉस कर चुकी है। और देखिए जो पहला जो ये 50,000 क्रॉस करना जो है थोड़ा सा मेहनती होता है, उसके बाद तो फिर ये सारी चीज बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये मुकाम पा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम उनसे आज उनके इस सब्जेक्ट के अलावा उनसे ये भी पूछेंगे या ये भी समझेंगे कि उनको ये 63,855 पहुंचने में कोई खास कष्ट तो नहीं उठाना पड़ा और आगे उनकी प्लानिंग क्या है। तो ओवर टू निकिता। निकिता, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। Okay. Thank you so much, sir. थैंक यू। Okay. So, good morning, वेस्टिजियंस। मेरा नाम है निकिता रादड़िया, जैसे कि सर ने बता दिया, राइट। तो वेस्टिज के साथ मुझे करीबन 4 साल हो चुके हैं और मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ और मेरी हाईएस्ट इनकम है 63,855, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब में लाइव होते समय हम क्या करते हैं, राइट। तो मेरा आप सबसे जो सवाल है वो है, यूट्यूब में लाइव होते समय हम क्या करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति यूट्यूब में लाइव होता है, कोई भी बड़ा जो ट्रेनर है जो हमें ट्रेन कर रहा होता है, राइट, तो उसमें हमारे साथ हजारों लोग भी उस ट्रेनिंग में लाइव होते हैं। जब भी ट्रेनिंग में लाइव होते हैं तो आपने कुछ महसूस किया होगा कि उसमें से कई हजारों लोगों की कमेंट भी आती है, जैसे कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं भी जिंदगी में सक्सेस हूँ, मैं भी आगे बढ़ूं, मेरा भी कुछ नाम हो, ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं मैं भी उनके जैसा बनूं या उनके जैसी बनूं, राइट। पर वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि वो लोग चाहते तो है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, फॉरेन टूर हो, मेरे परिवार का मान सम्मान हो, पर कि जिनका ध्यान ही मीटिंग में नहीं है वो लोग कैसे सक्सेस होंगे। उनका ध्यान किस में है? कमेंट करने में। वो सिर्फ कमेंट करने में लगे हैं कि काश मैं भी इनके जैसा बन जाऊं। और ये लोग कैसे होते हैं कि मीटिंग में से निकले, बस काम खत्म, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति था जिसको ऐसा मन हुआ कि मुझे संत कबीर से मिलना है। तो उन्होंने क्या किया, जिस गांव में संत कबीर थे वो उस गांव में गए और वहां पे किसी को उसने पूछा कि संत कबीर कहाँ पे मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी गांव में एक मृत्यु हो चुकी है, आप एक काम करो, शमशान पे जाओ, वहां पे आपको वो व्यक्ति मिल जाएंगे, राइट। तो वो व्यक्ति शमशान में गया। उसने वो भी पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि संत कबीर कौन है। तो उन्होंने बोला कि जिसके चेहरे पे आपको सच्चाई की ज्योत दिखाई देगी वो संत कबीर होंगे। तो वो ठीक शमशान में गए, शमशान में देखा तो वो चकित रह गए। क्यों? क्योंकि उनको सबके चेहरे पे विश्वास की, सच्चाई की ज्योत दिखाई दे रही थी। तो वो फिर से गांव में आए और उन्होंने बताया
उस भैया को कि भैया क्या बात कर रहे हो, वहां पे तो सबके चेहरे पे सच्चाई की ज्योत है। तो उन्होंने बोला ऐसा है क्या, एक काम करो आप यहाँ पे रुको, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर में सब शमशान से गांव में आए, तो वो क्या देखते हैं कि किसी आदमी के चेहरे पे सच्चाई की ज्योत नहीं है सिवाय एक के। मैं जो बता पा रही हूँ आप समझ पा रहे हो? क्या होता है कि जब भी हम ऐसे काम में होते हैं तो वहां पे सब लोग क्या सोच रहे होते हैं कि एक दिन तो सबको यहाँ पे आना है, क्या जीना क्या मरना, सबको एक दिन यहाँ पे ही आना है, क्यों ना अच्छे काम करे, लोगों की मदद करे। पर जैसे ही गांव में आए वैसे सच्चाई निकल गई और वो लोग अपने अपने काम में निकल गए। किसी को मौसी के घर जाना था, किसी को बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए जाना था, किसी को खेत में जाना था। एक ही व्यक्ति पे वो सच्चाई की ज्योत जग रही थी, वो थे संत कबीर। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ भी तो वो 80% लोग भी तो वही करते हैं। सिर्फ मीटिंग में होते हैं, मीटिंग पूरी हुई, क्या तेरा क्या मेरा, बस खत्म बात, ग्रहण नहीं करते। सिर्फ मीटिंग सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते। दूसरे 10% लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग ओवर स्मार्ट टाइप के होते हैं। ओवर स्मार्ट मतलब के मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई भी लीडर मीटिंग दे रहा है और दूसरी बार वो स्टोरी उन्होंने सुनी तो वो क्या करते हैं, हाँ 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 ये तो मैंने सुना है, ये तो मुझे सब पता है, ये क्यों बार बार, यानी कि खुद को सब कुछ आता है वैसा गिनते हैं। और ये लोग जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाते, ये लोग छोटी छोटी गलतियां निकालने में ही माहिर होते हैं। और सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मीटिंग को सुन रहे हैं, मीटिंग को ग्रहण कर रहे हैं। कौन सी कमेंट है, कौन सा वीडियो है, किसी में भी उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में ही उनका ध्यान है। यही लोग जिंदगी में सक्सेस होते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी, एक कहानी के माध्यम से लेते हैं कि ये जो मीटिंग चल रही है उसको आप एक फूल गणिए। आप ऐसा मानिए कि ये एक फूल है और वो जो 10% है जो जिंदगी में सक्सेस होंगे वो सब लोग एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या करती है, अच्छे अच्छे फूल पे जाती है, वहां पे रस लेती है, खुशबू लेती है और उसका एक रस बनाती है जिसको दुनिया शहद के नाम से जानती है। हमें शहद को कैसे रूप में लेना है, सक्सेस के रूप में। तो आप अगर मीटिंग में आए हो तो आप कुछ ग्रहण करने के लिए आओ, सिर्फ मीटिंग सुनी और बात खत्म ऐसा नहीं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसको आप एकदम ध्यान से सुनिए, ना सिर्फ सुनिए, उसको ग्रहण करिए, फोकस करिए और उसको लिखिए। आपको कुछ अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पर लास्ट के 2 मिनट में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये दिव्य दृष्टि क्या है। तो हम सबके अंदर भगवान ने एक नजर दी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जो हमेशा हमें सही और अच्छा दिखाती है, जैसे मैंने जिसको मैंने दिव्य दृष्टि का नाम दिया है, राइट। दिव्य दृष्टि के बारे में अगर थोड़ा हम विस्तार से जाने तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि कहीं आप बाहर निकलो, कहीं भी आप काम पे जाओ, तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान है वो कोई भी जानवर पे जुल्म कर रहा है, राइट। जैसे कि मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ तो कोई आदमी है, कोई इंसान है जो कोई जानवर पे जुल्म कर रहा है, तो मेरे अंदर से क्या आवाज आएगी, हाय ये क्या कर रहा है, क्यों इसको मार रहा है, ये सब गलत है। तो मैं वहां पे जाऊंगी नहीं। तो मेरे अंदर से जो आवाज आई वो क्या थी, दिव्य दृष्टि। उसको मैंने दिव्य दृष्टि का नाम दिया है, पर मैं जाऊंगी नहीं। सब लोग यही करते हैं, हमारे अंदर से आवाज तो आती है पर हम उस पर काम नहीं करते हैं, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हम कहीं मीटिंग में जा रहे हैं और हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर तो यही चल रहा है कि मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे मीटिंग में देर हो रहा है। तो ये जो अंदर से आवाज आई वो क्या थी, दिव्य दृष्टि, पर हम उसको
पहचानते नहीं है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं और अपलाइन को कॉल करके बोलते हैं कि सॉरी सर, आज मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी। इसी बात को एक दूसरी बात के साथ जोड़ ले, कहीं आप घूमने जा रहे हो, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, और अगर आपके घर पे गेस्ट आ जाए तो क्या करोगे? आपको अगर गेस्ट का कॉल आ जाए तो क्या करोगे? नहीं सॉरी सर, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ, मेरा प्लान बहुत पहले से बन चुका है, क्या हम कल या परसों मिले? हम उनसे ये बात करते हैं। तो घूमना इम्पोर्टेंट है तो मीटिंग क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? मीटिंग भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि हम सामाजिक दृष्टि से बंधे हुए हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अपलाइन को मना कर देते हैं। राइट? ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। कई बार हम मीटिंग में जाते थे तो पापा का कॉल आ जाता था कि मेरा गांव से एक दोस्त आया है, तो मैं उनको चाय पानी के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो मम्मी क्या बोलती थी कि चाय पानी के लिए क्यों, खाने के लिए क्यों ना ले आओ, एक काम करो आप उनको शाम को ले आओ, अभी हम मीटिंग में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मीटिंग। राइट? तो ये मेरे साथ हो चुका है। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। दिव्य दृष्टि के बारे में जानने से पहले दो बातें जान लेना अनिवार्य है। एक तो है आंतरिक शक्ति, दूसरा है अदृश्य हाथ। उसको आप अदृश्य शक्ति भी बोल सकते हो। हर एक इंसान के अंदर आंतरिक शक्ति कूट कूट के भरी हुई होती है। अगर ये आंतरिक शक्ति को बाहर निकाला जाए, अगर इसको जागरूक किया जाए, तो ये विकास का स्रोत बन जाती है। आंतरिक शक्ति एक बीज जैसी है, जिसको धैर्य, पोषण और उत्साह द्वारा सतत सिंचित करना पड़ता है। राइट? अदृश्य हाथ की बात करूं तो हम सबके अंदर अदृश्य शक्ति भी छिपी है। वही अदृश्य शक्ति जो हमें सही रास्ते पे ले जाती है, हमें भूल करने से रोकती है। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे एमडी मिस्टर गौतम बाली सर, जो अपनी एनडीएस में बहुत ही बढ़िया उदाहरण देते हैं, जो मुझे भी बहुत पसंद है। राइट? कि आप कभी सब्जी की दुकान पे जाओ तो वहां पे आप टमाटर लेने जाना। जब भी आप टमाटर लेने जाते हो तो आप टमाटर का चुनाव कैसे करते हो, अपने जहन पे जोर डालिए। आप क्या करते हो, टमाटर हाथ में उठाते हो और टमाटर वाले के साथ बात करते हो कि टमाटर कैसे दिए, कैसे दिए, यानी कि आप उनसे बात करते हो तो आपका ध्यान कहाँ पे है, उनसे भावताल करने में। पर उसी बीच कुछ कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है, हमारा हाथ टमाटर को गोल गोल घुमाता है और देखता है कहीं कच्चा तो नहीं, पर हमारा ध्यान तो उनके साथ बात करने में है। फिर क्या होता है, हम करते हैं कि ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ, यानी कि थोड़ा प्रेशर टमाटर पर डालते हैं कि कहीं कच्चा तो नहीं। फिर हम बोलते हैं कि मैं 2 किलो ले लूंगा, 2 किलो ले लूंगा, यानी कि वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया कि कहीं गला हुआ तो नहीं। राइट? तो एक बात आपने महसूस की है, जब भी हम बात करते हैं हमारा ध्यान कहाँ पे है, उनके साथ बात करने में, भावताल करने में। तो ये काम कौन कर रहा है, इसको मैंने अदृश्य शक्ति बोला है। जैसे कि मैं बात करूं, कहीं भी आप गाड़ी पे जा रहे हो, 2 व्हील पर जा रहे हो या 4 व्हील पे जा रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, तो क्या होता है कि अचानक आगे से कोई गाड़ी आ गई और अचानक ब्रेक लग जाती है। राइट? तो क्या होता है कि पहले ब्रेक लगी या पहले आपको विचार आया? पहले ब्रेक लगी। वो ब्रेक किसने लगाई? वो अदृश्य शक्ति ने। आंतरिक शक्ति और अदृश्य शक्ति को आप दिव्य दृष्टि भी बोल सकते हो। राइट? आगे बात करें तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि हम अपनी दिव्य दृष्टि को पहचान सके। तो उसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट है सोशल मीडिया। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो सोशल मीडिया में मौजूद ना हो। हर व्यक्ति दिन रात सोशल मीडिया में मौजूद रहता है। हर व्यक्ति का अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट, इन सब पे बना हुआ है। एक आंकड़ों की माने तो हर व्यक्ति दिन में कम से कम 3 घंटे सोशल मीडिया में व्यतीत करता है। राइट? इसके बारे में सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है, उसके कहीं ज्यादा नुकसान भी करता है। फायदे की बात करें तो वो बहुत कम है,
पर अगर नुकसान की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा है। आगे की स्लाइड में देखेंगे तो सबसे पहला हमारा नुकसान है वो है समय की बर्बादी। राइट, समय की बर्बादी। सोशल मीडिया आपका अधिक समय बर्बाद करता है, ये बात आपको मान लेनी चाहिए। आपको सोशल मीडिया की बात करो, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में आता है तो वो कोई न्यूज या कोई व्यक्ति के साथ होता है, कोई न्यूज में चला जाता है या कोई व्यक्ति के साथ बात करने चला जाता है, कम से कम आधा घंटा उसमें व्यतीत करता है, क्योंकि उसमें उसको ऐसी ऐसी खबरें मिलती है कि वो उसमें चला ही जाता है। राइट, आज मैं बात करूं, स्टूडेंट अपना अमूल्य टाइम सोशल मीडिया में बर्बाद करते हैं, जो उनके भविष्य के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है। दूसरा है नकारात्मक सोच। आगे की स्लाइड पे हम बात करेंगे नकारात्मक सोच। दिन भर हो रही तनाव और हिंसा की खबरें सोशल मीडिया में जमकर आती है और ना चाहते हुए भी आपको उससे रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया में हो। सुबह उठकर तुरंत हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। राइट, हम सबके घर में एक कचरे की बाल्टी होती है, पूरे दिन का कचरा उसमें जमा होता है। हमारे दिमाग में भी तो सही ऐसे में से ही होता है। जब भी हम सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमारे दिमाग में कचरा भरना शुरू हो जाता है, जो हमें नकारात्मक सोच हमारी बनाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आप सुबह जब भी उठो तो आप व्हाट्सएप चेक करते हो, आप किसी का स्टेटस चेक करते हो, स्टेटस में जो गाना बज रहा है पूरा दिन आपके माइंड में चलता है। तो डालना है तो क्यों ना अच्छा डाला जाए, नकारात्मक क्यों डाला जाए। राइट, तीसरा है पैसों की बर्बादी। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको उसमें डेटा का भी रिचार्ज करवाना पड़ता है, और डेटा जब खत्म हो जाए तो बार बार हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पैसों को बर्बाद करता है। जैसे कि मैं बात करूं, ये जो मैंने सारी की सारी जो आपको बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, नो, ये मैंने खुद महसूस किया है। वेस्टिज में जब मैं नई नई थी तो मुझे अपने करियर के बारे में इतना नहीं पता था, मैं तो रमत रमत में ज्वाइंट हो गई थी। मैं क्या करती थी, पूरा दिन मूवी देखती थी, जिससे मेरा समय बर्बाद होता था। मुझे अभी लग रहा है कि मैंने तभी अच्छे से काम किया होता तो आज मैं कितनी आगे होती। और आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा, कौन सी उम्र में, 60 साल की या 50 साल की उम्र में, कि तभी मैंने काम किया होता तो आज मैं ऐश कर रहा होता या ऐश कर रही होती। वो समय बर्बाद करता है हमारा, मेरे ऊपर नकारात्मक सोच डालता था। सुबह उठकर तुरंत मैं व्हाट्सएप चेक करती थी, तुरंत मैं कोई ना कोई इंस्टाग्राम चेक करती थी, तुरंत मैं फेसबुक चेक करती थी, जो मेरे दिमाग में नकारात्मक असर डालते थे। पैसों की बर्बादी की बात करूं तो मेरा मूवी खत्म होता था, मेरा डेटा खत्म होता था, तो मैं मोबाइल में एप्लीकेशन द्वारा फिर से रिचार्ज करवाती थी। राइट, तो मेरे पैसों की बर्बादी होती थी, मुझे पता है। अभी वो सब गलत है, पर मुझे अभी पता चला, तब मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आपको अभी ये सब बता रही हूँ। राइट, अगर एक लाइन में समझे तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है। राइट, पर अगर ये आपके विचारों और संस्कारों पे हावी होने लग जाए तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। तो इसे कभी भी अपनी आदत मत बदले दो। राइट, तो आदत के ऊपर हम एक स्टोरी सुनते हैं। तो क्या था कि एक पिता अपने छोटे बेटे की बुरी आदतों से बहुत ही परेशान था। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा ये सब छोड़ दो, पर बेटा हर बार बोलता था कि पापा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये सारी की सारी आदतें छोड़ दूंगा। तो क्या हुआ कि एक दिन गांव में एक संत आए, जो बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत ही विद्वान थे। वो आसानी से सबको मिल लेते थे, हर कोई उसकी समस्या लेकर उनके पास जाता था और उनको समाधान निराकरण वो उनको बताते थे। तो क्या हुआ कि पिता को पता चला, पिता भी उनके पास गए। पिता ने बोला, पिता ने अपने बेटे की सारी बात उनको बता दी। तो संत ने बोला कि एक काम करो, कल मुझे अपने बेटे को मेरे पास भेजना बाग में। पिता ने दूसरे दिन बताए गए बाग में बेटे को भेज दिया। तो क्या हुआ
कि बेटे ने संत को प्रणाम किया और दोनों गार्डन में टहलने लगे। आगे चलते चलते संत ने एक छोटा पौधा दिखाया और बेटे से बोला कि क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? तो बेटे ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो आसानी से उखाड़ पाऊंगा, ये तो मेरे लिए एक चुटकी का काम है। तो उसने क्या किया, एक ही मिनट में वो पौधा उखाड़ कर फेंक दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो संत ने थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया और बोला कि क्या इसे उखाड़ सकते हो? तो बच्चा तो खुश हो गया क्योंकि उसको ये सब एक खेल की तरह लग रहा था। तो उसने क्या किया कि पेड़ को उखाड़ा, थोड़ी ताकत लगानी पड़ी पर उसने पेड़ को उखाड़ फेंका। फिर थोड़े आगे बढ़े तो संत ने बोला, एक पेड़ दिखाया और बोला कि क्या इसे उखाड़ सकते हो? तो बेटे ने कोशिश की, उसको पकड़ा, उसकी डाली खींचने की कोशिश की पर पेड़ उससे हिला भी नहीं। तो बेटे ने क्या बोला संत से कि ये पेड़ को उखाड़ पाना असंभव है। तो संत ने बोला, ठीक इसी तरह हमारी बुरी आदतों को भी उखाड़ पाना असंभव है। जब तक वो पुरानी होती जाएगी हम उसे उखाड़ नहीं पाएंगे। जब जब बुरी आदतें नहीं होती है उसको उखाड़ पाना शक्य होता है, जल्दी होता है, राइट। अगर बुरी आदतों को ना उखाड़ दिया जाए तो वो आगे जाकर हमारे दुख का कारण बनती है। दूसरा पॉइंट है हमारा विचारों की बैंक। अगली स्लाइड पे हम देखेंगे हमारे विचारों की बैंक। हमारा दिमाग अधिक अंश तक बैंक जैसा है। रोज हम जो सोचते हैं वो हमारे दिमाग की बैंक में हम वो जमा करने लग जाते हैं, राइट। जैसे कि आप कोई समस्या का सामना कर रहे हो और आप अपने विचारों की बैंक से बोल सकते हो कि क्या मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो हमारे विचारों की बैंक हमें खुद ब खुद वो परिस्थिति के साथ मिलवाएगी जो हमने आगे हमारे विचारों की बैंक में जमा किया होता है। हमारी याददाश्त हमारे नए विचारों के लिए कच्चा माल पूरा पाड़ने वाली पाए की सप्लायर है। अगर दिमाग की बैंक में जमा करना ही है तो क्यों ना अच्छे विचार जमा कीजिए, राइट। दो तरह के विचार हम हमारे विचारों की बैंक में डाल सकते हैं, एक तो है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। निष्फल लोग क्या करते हैं, दुखी होते हैं और वो क्यों निष्फल हुए खुद की विचारों की बैंक में जमा करने लग जाते हैं। वो निष्फलता में से खुद का दिमाग हटाते ही नहीं है। रात को सोने से पहले भी वो लोग नकारात्मक विचार करते करते सो जाते हैं। जबकि सफल लोग खुद पर विश्वास करते हैं, खुद को ये विचार नहीं करने हैं वो सोचते रहते हैं और बैंक में सकारात्मक विचार डालने में ये लोग माहिर होते हैं, राइट। जैसे कि मैं बात करूं, आप कभी भी काम पे निकलो, सुबह सुबह आप काम पे निकलो तो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में इंजन या पेट्रोल की टिक्की में आप 2 मुट्ठी कचरा भर के डाल देना। क्या होगा, हमें जो उससे काम कराना है वो हम काम नहीं करा पाएंगे, राइट। यानी कि अच्छा भला इंजन अब कुछ काम का नहीं रहा। तो हमारे दिमाग का भी कुछ ऐसा ही है। हमने नकारात्मक विचार जो जमा किए हैं वो हमें आगे जाके कभी काम नहीं आने वाले। अगर नकारात्मक विचार को वारंवार याद किया जाए तो वो हमारे विश्वास को तोड़ देता है और हमें कभी सक्सेस नहीं होने देता। मैं एक बुक पढ़ रही थी, द पावर ऑफ थिंकिंग, राइट। तो पॉजिटिव थिंकिंग, तो वो आई थिंक 50 साल पहले लिखी गई बुक है। तो उसमें एक लेख था कि अमेरिका में 30,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और कई लाखों लोग खुद को अपमानित करते हैं, खुद को दंडित मान करते हैं, खुद निष्फल हुए खुद को ही ब्लेम करते हैं, राइट। और शारीरिक आत्महत्या के बदले आत्मिक आत्महत्या करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आत्मा की आत्महत्या
राइट। तो मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत योजना है। सोने से पहले हमारे विचारों की बैंक में अच्छे विचार, सकारात्मक विचार जमा करें। आपके स्वस्थ होने और खुश रहने की जो वजह है, आपके पति, पत्नी, बच्चे, दोस्तों को याद करें। आपने जब भी छोटी छोटी सफलता, छोटी बड़ी सफलता प्राप्त की हो, उसे याद करें। आप जिंदा किसकी वजह से हो, उसे याद करें। आप खुश क्यों हो, उसे याद करें। दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार ही डालें। तीसरा मेरा पॉइंट है इलाज। राइट। आज ज्यादातर दुख मानसिक होते हैं। स्लाइड प्लीज बढ़ाइए। तीसरा पॉइंट है इलाज, वो स्लाइड पे प्लीज ले जाइए सर। आज ज्यादातर दुख मानसिक होते हैं। राइट। तमाम जो अवस्थाएं हमारे अंदर, कई सारी अवस्थाएं होती है, जैसे कि चिंता, तनाव, डर। राइट। ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं वो नकारात्मक कल्पना में से आती है। राइट। परंतु दुख की जन्मभूमि जानने से दुख का इलाज नहीं होता। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे ये बीमारी हुई है, डॉक्टर के छूने से क्या हमारी बीमारी दूर हो जाएगी? नहीं होगी। डॉक्टर उस पे इलाज करना शुरू करेगा। राइट। आज ज्यादातर दुख हमारी काल्पनिक है, हमारे दुख काल्पनिक है। और ये बात हमेशा याद रखना कि दुख सफलता का सबसे पहला दुश्मन है। राइट। दुख हमारी शारीरिक स्फूर्ति को नष्ट करता है। हम जो बोलना चाहते हैं, दुख हमारा मुंह बंद कर देता है। दुख हमें आत्मविश्वास का अभाव समझाता है। दुख हम मंदी में है, हमारा काम नहीं चल रहा, ये समझाता है। देखा जाए तो दुख एक शक्तिशाली ताकत भी है। दुख दो तरह से ले जा सकते हैं। एक तो है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट। तो जैसे कि मैं आपको एक बात करूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। पूर्णिमा सिंह, जिनको आज ज्यादातर लोग जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखने को मिलेगा। राइट। पूर्णिमा सिंह को आज हम सब जानते हैं। पूर्णिमा सिंह की बात करें तो यूपी की रहने वाली है। 2 ही साल में 2 लाख से ज्यादा इनकम वो कमा चुके हैं वेस्टिज से। उनका जो सक्सेस सेमिनार आया था, उनका जो यूथ एम्पावरमेंट आया था हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे उनकी स्टोरी में एक बात बहुत ही अच्छी लगी जो मैंने यहाँ पे ली है। उन्होंने जब बिजनेस प्लान को देखा तो वो अपनी मम्मी के पास गए और मम्मी को बोला कि मम्मी, मैं एक ऐसा बिजनेस प्लान लेकर आई हूँ कि हमारी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और हम बहुत ही सक्सेस होंगे, हम बहुत ही पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने जब अपनी मम्मी से पैसा मांगा तो मम्मी ने क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं है और तुम ये नहीं कर सकती। तो पूर्णिमा जी ने क्या कहा कि मम्मी, आप मुझे मना कर रहे हो या मुझे काम करने का विजन दे रहे हो? राइट। पैसे नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों ना इसको कमाया जाए। पैसे कमाने का विजन, सपने पूरे करने का विजन। वो चाहती तो वो दुख लेकर बैठ सकती थी कि हाय, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, अब मैं क्या करूंगी। राइट। पर उन्होंने उसको हकारात्मक रूप में लिया और उन्होंने वेस्टेज में एज अ करियर बिजनेस करना शुरू किया। पूर्णिमा जी एक लाइन बहुत ही अच्छे बोलते हैं कि मेरे नाना जी बोलते थे कि मैं जो नहीं कर सका वो मेरे बच्चे करेंगे। मेरी मम्मी बोलती है कि मैं जो नहीं कर सकी वो मेरे बच्चे करेंगे। और ये बात मैं आगे दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया। दुख का एक ही इलाज है, सकारात्मक विचारों को करते रहने से, दुख में भी सुख को महसूस करते रहने से दुख दूर हो सकता है। खुद को तैयार करो, आत्मविश्वास से ही इलाज हो सकता है। और याद रखना माय डियर फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मविश्वास लेकर नहीं आता। राइट। जो लोग चिंता पर विजय प्राप्त करते हैं, नकारात्मक पर हकारात्मक विचार प्राप्त करते हैं, जो लोग हर समय हर जगह खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उन्होंने आत्मविश्वास को जीता हुआ होता है। राइट। मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, मेरा चौथा पॉइंट है जो है आत्मविश्वास।
जैसे कि हमने आगे देखा कि आत्मविश्वास को धारण किया जा सकता है। आप भी आत्मविश्वास धारण कर सकते हो। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। आगे की स्लाइड पे देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कैप्टन को पता चल गया था कि जो भी लोग नए सैनिक भर्ती हुए हैं, या तो उनको तैरना आता है या तो वो तैरना सीख के आए हैं। राइट। तो अगर मैं बात करूं कि उन्होंने क्या किया कि जो लोग नए सैनिक भर्ती हुए थे, उन्होंने चेक किया कि किसको तैरना आता है, किसको नहीं आता है, और जिसको तैरना आता है उसको एक अलग वर्ग में भेजा, जिसको तैरना नहीं आता है उनको दूसरे अलग वर्ग में भेजा। ये जानने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि अगर किसी को तैरना आता है तो वो समुद्र में किसी की जान बचा सकता है। तो जिसको तैरना नहीं आता था उनको एक अलग वर्ग में भेजा, उनको तैरना भी सिखाना था और उनमें आत्मविश्वास को भी पैदा करना था। तो उन्होंने क्या किया, 8 फुट ऊंचे और 6 फुट गहरे पानी में एक एक सैनिक को धक्का दिया। पहला सैनिक डूबा। दूसरे सैनिक ने क्या देखा कि ये अपनी जान बचाने के लिए तैर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, और उसमें आत्मविश्वास आ गया है और वो किनारे पे पहुंच गया है। एक एक करके सब सैनिक को धकेला गया और सब में आत्मविश्वास को पैदा किया। आत्मविश्वास को प्राप्त किया जा सकता है और आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए उत्साह की जरूरत है, जैसे कि मेरा अगला पॉइंट है। राइट। जैसे कि मैं बात करूं, उत्साह, हर एक इंसान में उत्साह होना जरूरी है। अगली स्लाइड पे हम देखेंगे उत्साह। हर समय उत्साहित रहना जरूरी है। जो आप उत्साह में नहीं रहेंगे तो आपकी डाउनलाइन कैसे उत्साह में रहेंगी? आपके साथ काम करने वाले लोग कैसे उत्साह में रहेंगे? वो कहते हैं ना, जैसी राजा वैसी प्रजा। और आपने कोई स्टोरी में भी सुना होगा कि राजा के दुख के कारण पूरी प्रजा शोक में डूबी हुई थी। या ठीक, बहुत बढ़िया सुना है आपने। और इसमें हमें सीखना चाहिए कि हम ही उत्साह में नहीं रहेंगे, हम ही दुखी रहेंगे, तो हमारी डाउनलाइन कैसे उत्साहित रहेंगी? राइट। और ये उत्साह नई नई ट्रेनिंग अटेंड करने से, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की तमन्ना में से जन्मता है। राइट। आगे की स्लाइड पे हम एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं, राइट, कि प्राचीन समय में एक राजा थे। राजा की सेना में एक हाथी भी शामिल था जो युद्ध में पारंगत था। राजा का सबसे प्रिय भी था, इसलिए राजा उसी पर सवार होकर युद्ध लड़ने जाते थे और विजयी होकर लौटते थे। राजा को अपने इस हाथी पे बहुत ही गर्व था। अगली स्लाइड पे हम देखेंगे कि जैसे कि सबका समय आता है, हाथी का भी समय आ गया। समय के साथ हाथी बूढ़ा होने लगा। राजा ने युद्ध पर जाने के लिए अब दूसरे हाथी का चयन कर लिया। बूढ़ा हाथी अब अकेले रहने लगा। राइट। तो एक दिन घूमते घूमते वह गहरे तालाब में गया और दलदल में फंस गया। जोर जोर से चिंगारने लगा। आवाज आई। आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। राजा और मंत्री तक सूचना पहुंचाई गई। उनका प्रिय हाथी फंस गया था। राजा मौके पर पहुंचे और उसको बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि गांव में किसी ने बताया कि यहाँ पे नजीक में ही गौतम बुद्ध है, क्यों ना उन्हीं से सलाह ली जाए, वो पास के जंगल में से गुजरने वाले हैं। तो राजा स्वयं उनके पास गए, गौतम बुद्ध के पास गए और सारी कहानी सुनाई। गौतम बुद्ध ने जो उपाय सुझाया उसे सुनकर हर कोई चकित रह गया। गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि इस हाथी को बाहर निकालने के लिए युद्ध के नगाड़े बजाए जाए। सॉरी। राइट। तो सिपाहियों ने ठीक ऐसा ही किया। युद्ध के नगाड़े जैसे ही बजने शुरू हुए, हाथी में जोश आ गया, उत्साह जग गया और उसके पैर तेजी से चलने लगे। वह बिना किसी की मदद से दलदल से बाहर आ गया। राइट। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे मन में एक बार उत्साह जग जाए
तो फिर हमें काम करने की ऊर्जा खुद ब खुद मिल जाती है, राइट। और ये उत्साह कहाँ से मिलेगा? वेस्टेज ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी किया है। ऑनलाइन मीटिंग, जब से लॉकडाउन हुआ है हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है, जूम द्वारा मीटिंग मिलती है, यूट्यूब द्वारा मीटिंग मिलती है, पर हम उनका लाभ उठाए तो ना। अगर हम उनका लाभ उठाएंगे तो हम में भी उत्साह आ सकता है। तो हमारी दिव्य दृष्टि ही है जो हमें हमारे सपने की ओर ले जाती है और हम खुद पहचान ही नहीं पाते। अपनी दिव्य दृष्टि को पहचानो, सफलता आपका इंतजार कर रही है, राइट। तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन पूरा करती हूँ। आप सबने मेरे को सुना और अश्विनी सर ने मुझे ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए मैं आप सबकी बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी फ्रेंड, ये जो समय चल रहा है ना लॉकडाउन का, इसको आगे जाके इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी भी कंपनी थी जो ऑनलाइन मीटिंग करती थी और अपने लोगों की इनकम बढ़ाती थी, राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं अश्विनी सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक्स निकिता।